नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नया पॉडकास्ट में। मैं हूं आफ्ताब आलम, आपका होस्ट। और आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे, अचानक से टर्की पैनिक में आ गया। अचानक ऐसा क्या हो गया, नरेंद्र मोदी जी का साइप्रस विजिट करने के बाद हलचल मच गया। यही विषय लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ है मेरा काबिल दोस्त, आज का गेस्ट अतनुदा। अतनुदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है, नरेंद्र मोदी जी साइप्रस क्यों विजिट किया? अब तक मैं थोड़ा सा पास्ट से शुरू कर रहा हूँ। जैसे हम लोग देखे ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया जो लड़ रहा था वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ, मगर बाद में हम लोग को पता चला कि इंडिया 3 कंट्री के साथ लड़ रहा था। एक था आपका पाकिस्तान, दूसरा था पाकिस्तान के पापा चाइना, और तीसरा था तुर्की। क्यों? क्योंकि तुर्की अपने तरफ से ड्रोन को देके या फिर ड्रोन चलाने वाले जो भी तुर्की का स्पेशलिस्ट है वो देके पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था अगेंस्ट इंडिया इन ऑपरेशन सिंदूर। और चाइना तो अपने तरफ से कोऑर्डिनेट देके सब कुछ, जो भी औजार है, जो भी एमुनेशन है, जो भी जरूरत था, सब कुछ देके पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था। तब इंडिया जब देखा कि इंडिया अपने तरफ से तुर्की के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा था, जब भी उन लोगों के पास कुछ भी तुर्की में प्रॉब्लम हुआ, इंडिया अपने तरफ से एड भी भेजा है, हेल्प भी किया है। मगर ये जो एर्डोगन है तुर्की का, ये अपने तरफ से पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है अगेंस्ट इंडिया। इसके बाद से हमारे मोदी जी जो है वो अपना जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें कुछ चेंजेस लाए है फॉर तुर्की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने तरफ से फॉरेन जब विजिट कर रहे थे उसमें हम लोग को देखने को मिला साइप्रस में विजिट किया। अब साइप्रस में विजिट करने का जरूरत क्या है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम लोग देखें तुर्की के जो मेन दुश्मन है उनमें से सबसे आगे जो आता है वो है आपका साइप्रस, और दूसरा है ग्रीस। तो ये दोनों कंट्री के साथ मोदी जी का जो मीटिंग हुआ वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। मोदी जी अपने तरफ से ये जो कंट्री के जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है, जिसमें एक है आपका हेल्थ रिलेटेड इशू, जिसमें फार्मा सेक्टर है, या फिर जो भी इन लोग का मेजर प्रॉब्लम है, उनमें इंडियन गवर्नमेंट कैसे इन लोग के साथ में रह सकते हैं या फिर इन लोग का हेल्प कर सकते हैं, उसमें बात हुआ। हो सकता है कि हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिले ये सारा कंट्रीज के साथ इंडिया के डिफेंस डील भी हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी के बाद जब मोदी जी वापस लौटे, उसके बाद से हम लोग को ये भी पता चला कि आगे जाके इंडिया साइप्रस को और ग्रीस को अपने तरफ से इंडिया में जो भी मिसाइल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्रह्मोस जरूरत है तो वो अपने तरफ से ये कंट्री में सप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये बात पब्लिक हो गया है तब सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम हुआ वो है तुर्की को। क्यों? क्योंकि तुर्की का अभी सोच है कि अगर इंडिया इसके साथ ऐसा कुछ स्टैंड लेते हैं तो आगे जाके हम लोग का क्या होगा। क्यों? हम सबको पता है कि आज के डेट में अगर साइप्रस के पास कुछ मिसाइल्स आते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, या फिर ग्रीस के पास आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग सारा जो अपना जितना भी एमुनेशन है वो एक ही कंट्री के अगेंस्ट में यूज करेगा, वो है तुर्की। जिसके वजह से तुर्की में अभी एकदम भूकंप मच गया है, और ये सोच रहा है कि आगे इंडिया के साथ अगर साइप्रस और ग्रीस का रिलेशन और भी फास्ट ग्रो करे, या फिर इन लोगों के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो, डिफेंस डील हो, डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ जाए इन सब कंट्रीज में, तो इसका जो इफेक्ट है वो तुर्की को झेलना पड़ेगा। और इसके वजह से ही ये सारा जो प्रॉब्लम है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तुर्की अचानक से पैनिक में क्यों आ गया और पाकिस्तान मिलिटेंट को बुलाने का मतलब क्या है? अभी देखिए तुर्की के पास अभी जो सपोर्ट है सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया जैसे कंट्री के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। ऑन द अदर साइड एक और क्वेश्चन राइज करते हैं कि तुर्की जो कि लगभग एक यूरोपियन कंट्री है, तो वो क्यों आके अचानक से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? तो इसके बीच हम लोग को एक एंगल बिठा सकते हैं, वो है चाइना। चाइना प्रेजेंट डेज में चाइना को ये पता है कि सिर्फ पाकिस्तान को यूज करके चाइना अपने तरफ से इंडिया को काबू कर नहीं पाएगा। तो चाइना ने एक ऑप्शन भेजा कि भाई कौन और दूसरा कंट्री है जो इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको फंडिंग करेंगे, हम लोग आपको पैसा देंगे। और तुर्की उसमें यस सर बोल के खड़ा हो गया। तो जैसे तुर्की वहां कहाँ के प्रेजेंस है, तो तुर्की प्रेजेंस सर कहने के बाद तुर्की के लिए चाइना अपने तरफ से कुछ लॉलीपॉप भेजा है, जो एर्डोगन जो है वो अपने तरफ से इसको खा लिया है, और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान का क्या हालत हुआ है सबको पता है। तुर्की का जितना भी ड्रोन था इसको इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया के जो भी एयरफोर्स के थे या फिर जो भी मिलिट्री के थे वो लोग क्या हालत किया सबको पता है। और प्रेजेंट जब इंडिया अपने तरफ से चाहे साइप्रस हो चाहे ग्रीस हो इन लोगों के साथ रिलेशन ग्रो कर रहे हैं, तो तुर्की को डर लगने लगा है कि कल जाके अगर हम लोग फिर से कुछ करते हैं तो हो सकता है कि हमारे कंट्री के ऊपर भी अटैक हो। और वो अटैक जो है वो आगे जाके करेगा कौन? वो आपका करेगा साइप्रस या फिर ग्रीस। और जो औजार यूज होगा नो डाउट वो इंडिया अपने तरफ से कंट्री को देगा। जिसके वजह से ये लोग पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है या फिर पाकिस्तान के जो भी फॉरेन मिनिस्टर है उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश को भी अपने साथ लाने के लिए,
और बांग्लादेश में वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं आगे जाके तुर्की जो है एक डिफेंस सेटअप करेगा जिसमें वो लोग हो सकता है कि ड्रोन प्रोड्यूस करे। तो ये सारा जो प्लानिंग है, ये सारा कुछ प्लानिंग चल रहा है, और ये सारा प्लानिंग जो है इंडिया के अगेंस्ट है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने डायरेक्ट बोला कि भाई आप लोग तो अभी ये जो प्लानिंग है, आप फैक्ट्री सेटअप, आपका प्लानिंग होगा उसके बाद फैक्ट्री सेटअप होगा, यानी जब तक यूनिस है तो इसमें टाइम लगेगा। उससे पहले इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फर्स्ट डिसीजन ले लिया। इंडिया के जो पीएम है वो गए, उन लोगों के साथ बात किया, जो भी टाई अप है वो सब कुछ किया, और वो अब वापस आ गए। अब जो दोनों कंट्री के जो भी डिप्लोमेट्स है वो लोग अपनी तरफ से बात करें, और ये पब्लिक भी हो गया कि इंडिया अगर चाहे तो इंडिया हो सकता है कि इन लोगों को अपने तरफ से इंडिया में जो भी हम लोग का मिसाइल्स है वो दे। और अगर उन लोगों को ये मिसाइल्स मिल जाता है तो कल जाके ये सारा जो मिसाइल्स है वो लोग यूज करेगा तुर्की के अगेंस्ट में। तो नो डाउट ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ सकता है तुर्की को इन फ्यूचर में, वाया साइप्रस हो या फिर वाया ग्रीस हो। इंडिया का कोई रेस्पॉन्स टर्की का इस मूवमेंट में? तो यही है ना, इंडिया के जो पीएम है वो विजिट किया है, दोनों कंट्री में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ग्रो करना शुरू कर दिया है। वो आप साइप्रस को देख लीजिए या फिर ग्रीस को ले देख लीजिए, इंडिया ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरह हर टाइम बोलता ही रहेगा। इंडिया बस करता है, जो मूवमेंट इंडिया ने लिया है उससे आगे जाके सबको पता चल गया है कि इंडिया के साथ इंडिया अचानक से क्यों ये सारा कंट्री के साथ अपने रिलेशन ग्रो कर रहा है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया ना कि भाई अगर आप हम लोग को परेशान करोगे तो आपको जो परेशान करोगे करेगा उसका मैं मदद करूंगा। इंडिया का यही मैसेज है कि अगर तुर्की को ये मैसेज है क्लियर कि भाई आप पाकिस्तान का साथ छोड़ दो, आप अपना जो हो जैसे जो कर रहे थे वो सब कुछ ठीक है, मगर अगर आप हम लोग के अगेंस्ट में पाकिस्तान के साथ जाके मिलते हो या फिर बांग्लादेश में अपना कुछ सेटअप करने का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके आपको जो परेशान करेगा उन लोगों को हम लोग अपने तरफ से हेल्प करेंगे। बस यही मैसेज है, क्लियर। पाक आर्मी को नॉर्थर्न साइप्रस बुलाना क्या लीगल है? और वर्ल्ड कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है इस पर? दुनिया का रिएक्शन है, दुनिया को सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसमें भी हम लोग देखे कि हमारे तरफ से जो अपोजिशन के लीडर्स थे वो भी दुनिया भर में गए, वो लोग अपने तरफ से स्टैंड लिया है, इंडिया ने क्यों क्या किया क्या हुआ। तो सबका कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जो इंडिया के अगेंस्ट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स कर रहे थे जब ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ था। उसके बाद जब हमारे तरफ से जो ऑपरेशन के लीडर्स है वो दुनिया भर में गए और एग्जैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये सब कुछ दुनिया के सामने रखा, तो हर कोई कंट्री जो है जो इंडिया के अगेंस्ट में ऑपोजिट स्टैंड ले रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो लोगों ने अपने तरफ से अपना जो स्टेटमेंट है उसको भी करेक्शन किया। इससे यही मैसेज जाता है कि दुनिया को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन सा कंट्री था जो इंडिया के अगेंस्ट में ये सब कुछ कर रहा था। तो आगे जाके दुनिया का यही मैसेज है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से स्टार्ट होता है तो लास्ट टाइम जैसे पाकिस्तान अपने तरफ से डिफरेंट प्रोपोगंडा फैलाने का कोशिश कर रहा था, तो इस बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसा जो प्रोपोगंडा अगर फैलाने का कोशिश भी करेगा तो ये सारा जो वर्ल्ड में डिफरेंट जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से इसके अगेंस्ट में बहुत पहले ही स्टैंड लेगा, और हर कोई स्टैंड लेगा इंडिया के लिए। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सब इंडिया और टर्की का रिलेशन में परमानेंटली डैमेज फैक्टर हो सकता है? देखिए आप सब, दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें एक फैक्टर है कि ये जो रिलेशन है इसमें कौन लीडर्स है, दोनों कंट्री का लीडर्स। आज ये जो इंडिया का जो भी पोजीशन है, नो डाउट इसके पीछे जो मैटर करता है वो है लास्ट 2014 से जो गवर्नमेंट इंडिया में राज कर रहा है, साथ ही साथ जो हमारे पीएम के जो भी उनका जो भी सोच है या फिर उनका जो भी इंडिया को लेके इंडिया को आगे ले जाने का सोच है। ऑन द अदर साइड टर्की को अगर हम लोग देखें, जब से एर्डोगन आए हैं वहां से बहुत सारे कुछ चेंजेस आए हैं। तो इन फ्यूचर अगर जाके टर्की में कोई दूसरा कोई भी एक लीडर आता है या फिर जो टर्की को डिफरेंट वे से अपने तरफ से डिजाइन करने का कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो रिलेशन है इंडिया के साथ फिर से ग्रो हो, जैसे हम लोग देखें कनाडा को लेके। कनाडा में जब जस्टिन ट्रूडो थे तो उस टाइम में क्या हुआ था, उसके बाद अभी कनाडा के साथ इंडिया का रिलेशन कैसे चेंज हो रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो मॉलडीव्स था उसमें जो उनके जो मोइजू थे, वो जब आया था एंटी इंडिया कैंपेन लेके आया, जब उनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये सारा कुछ जो होता है गवर्नमेंट चेंज होने के वजह से होता है या फिर इंसान या जो एग्जैक्टली पर्टिकुलर कंट्री का लीडर है उस वो चेंज होने की वजह से होता है। अब ये जो लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा डिपेंड करते हैं इन फ्यूचर क्या होगा। ऑन द अदर साइड ये डिपेंड करता है कि कंट्री के ऊपर कैसे प्रेशर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में टर्की जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है ग्रीस से हो या फिर साइप्रस से हो, आगे जाके कल उसको लग सकता है कि भाई हम लोग इसको ज्यादा छेड़ेंगे नहीं इंडिया को, फिर ये जो प्रॉब्लम ये और भी बढ़ सकता है।
वो सुधर जाए। ऑन द साइड अगर वो सुधरता नहीं, वो बांग्लादेश में अपना टाई अप करेगा, अपना सेटअप करने का कोशिश करेगा, इंडिया अपने तरफ से नेक्स्ट कुछ प्लानिंग करेगा इसको लेकर। तो दोस्तों, टर्की ने कभी सोचा भी नहीं था ये साइप्रस की तरह इतना छोटा एक आइलैंड वो लोग का सरदर्द बन जाएगा, लेकिन हमारा मोदी जी का एक विजिट ने टर्की का सरदर्द बन गया है। आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम लोग का ये पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू अतुंदर। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।